नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसके बारे में एक लेक्चर हमारा जो पहले हो चुका है, इसके बाद में आज ये सेकेंड क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो पहले इसकी एक क्लास हम लोगों ने जो की है कल इसी YouTube पे, तो उसको आप लोगों ने जो कि अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं और उसको रिवीजन भी आप लोग करके आए होंगे। ठीक है, तो चलिए उससे आगे हम बात करते हैं। तो कल हम लोगों ने भारतीय संघ के बारे में विभिन्न विद्वानों के कई सारे जो मत है उनको लिखा था। उसके बाद में है जो कि आज हम बात करते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था जो भारत में किस प्रकार से है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिसे वेस्टमिंस्टर भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर क्योंकि हम बात कर सकते हैं इंग्लैंड के अंदर एक शहर था, उसके नाम से इसकी जो उत्पत्ति हुई है, जिसे प्रधानमंत्री स्तर सरकार भी कहते हैं। देखो पहले आप हेडिंग लगाओ, उसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, किसकी बात कर रहे हैं हम? संसदीय शासन व्यवस्था। संविधान की विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है इंग्लैंड के अंदर एक शहर है वेस्टमिंस्टर, वहां से हुई है, इसलिए इसका नाम वेस्टमिंस्टर भी इसे कहा जाता है। और इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था इससे है जो कि प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसके अंदर कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका के अंदर कौन शामिल होता है भाई, और व्यवस्थापिका के अंदर कौन शामिल होता है, ये हम चर्चा करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध होता है वो किस प्रकार से हम कह सकते हैं होता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो संबंध है, इनके आधार पर अगर बात करें तो दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। किस किस प्रकार की? एक तो अध्यक्षात्मक होती है। देखो हम बात करते हैं इसके बारे में। एक तो कार्यपालिका और एक होती है व्यवस्थापिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। संसद की अगर बात करें तो इसमें कार्यपालिका भी है और व्यवस्थापिका भी है। अब कार्यपालिका के अंदर शामिल कौन होते हैं? कार्यपालिका भी कितने प्रकार की होती है? ये भी दो प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी होती है? एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कौन होता है इसमें? राष्ट्रपति होता है ना। और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। उसमें कौन होता है? जो धरातल पर काम करती है, उसमें होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, देखो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की अगर बात करें, व्यवस्थापिका के अंदर कौन आते हैं? संसद के दोनों सदन की बात कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका की सीधी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और कौन आएगा? न्यायपालिका, न्यायिक आएगा इसमें। उपराष्ट्रपति भी किस में आएगा? वो भी कार्यपालिका के अंदर आता है। और बात कर सकते हैं हम महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? ऑडिटर जनरल, नाम सुना आपने? सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है, इसमें उपराष्ट्रपति का भी नाम
उपराष्ट्रपति, और इसमें एक आएगा महान्यायवादी। ठीक है, ये हो गई कार्यपालिका। और व्यवस्थापिका के अंदर बात करें तो संसद आती है, और संसद के अंदर इसके दोनों सदन माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कुछ। और इसके बाद भी हम बात कर सकते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों को है जो कि दो प्रकार से है जो कि बांटा है। एक तो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी है संसदात्मक शासन व्यवस्था। कैसी कैसी है? अध्यक्षात्मक, ये जो है इन दोनों के आधार पर इनको भी जो शासन व्यवस्था है उसको दो भागों में बांटा है। एक हो गई अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी संसदात्मक शासन व्यवस्था। अब ये ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है। तो अध्यक्षात्मक की अगर बात करें तो शक्ति जो होती है इसके अंदर, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर, वो पृथक्करण के सिद्धांत पर है जो कि आधारित होती है, जिसमें क्या होता है केवल कार्यपालिका वास्तविक होती है। अब देखो भारत के अंदर बात करें तो संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है कौन सी है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। देखो हम बात कर सकते हैं दोनों प्रकार की। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। कैसे? एक वास्तविक होता है और एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या भारत में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका दोनों है या नहीं है? है ना। इसलिए कैसी हो गई, इसको भी फॉलो करते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक में केवल और केवल क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है। बात कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो कौन सा देश है जहां पे केवल वास्तविक कार्यपालिका है? बताओ। यूएसए, अमेरिका के अंदर केवल वास्तविक कार्यपालिका है। भारत के अंदर वास्तविक कार्यपालिका प्लस में कौन सी है? नाम मात्र की कार्यपालिका भी है, संसद हम कह सकते हैं। तो इसमें हम बात करें तो पहले अध्यक्षात्मक जो है इसकी अगर अच्छे से डेफिनेशन की बात करें कौन सी होती है ये? देखो अध्यक्षात्मक शासन जो होता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर, शक्ति को अलग बांटे उसके सिद्धांत पर आधारित है जो शासन व्यवस्था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक कार्यपालिका जो कि कौन सी होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है, वहां पे राष्ट्रपति होता है। ठीक है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, जैसे कि ये जो संसदात्मक की जो शासन व्यवस्था है ये भारत ने ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन ने। तो संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है इसकी जननी जो है ब्रिटेन को माना जाता है। जननी कौन है इसकी, इस व्यवस्था की? ब्रिटेन। भारत में ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है इसकी विशेषताओं को बात करें तो दो प्रकार की विशेषता है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति होता है, और दूसरा जो कौन सा होता है? वास्तविक कार्यपालिका के अंदर आता है प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्रिपरिषद। फिर बात आती है कि वास्तविक जो कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। समझ में आया ना? ये क्या है? व्यवस्थापिका यानी जो वास्तविक कार्यपालिका, इसके अंदर वास्तविक कार्यपालिका के अंदर कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये किसके सदस्य होते हैं? व्यवस्थापिका के। क्योंकि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? संसद के कौन से अंग? लोकसभा या राज्यसभा के। अब बात ये आती है कि वास्तविक कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री भी आता है, उसके मंत्रिपरिषद भी आते हैं। ये सदस्य किसके होते हैं? व्यवस्थापिका के। कैसे होते हैं भाई? क्योंकि इन दोनों में से होते वो व्यक्ति तो वास्तविक कार्यपालिका के अंदर आता है। अगर लोकसभा या राज्यसभा का अगर कोई सदस्य नहीं है तो वो क्या मंत्री परिषद के अंदर जा सकता है? क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ? इसको हम वैसे तो अगर लिखेंगे उसके बाद में जब नोट करेंगे इस चीज को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और उसके बाद में बात करें तो जो वास्तविक कार्यपालिका है वो विधायिका की बात करें या फिर हम कह सकते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, वास्तविक कार्यपालिका, क्या ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? बिल्कुल उत्तरदायी है। वास्तविक कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और फिर बात कर सकते हैं यहाँ पे अनिश्चित या अस्थिर सरकार होती है। ये जो सरकार है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की जो सरकार है वास्तविक कार्यपालिका के, ये अस्थिर सरकार होती है या अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब इसका कार्य हम निश्चित नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संसद के अंदर अगर हम बात कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी है, तो उन्होंने बहुमत हासिल कर रखा है और उनकी सरकार चल रही है। माना कि ये जैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये उनकी बात को नहीं मान रहे, तो मानो कि इनके सदस्य, इनकी जो पार्टी के सदस्य दूसरी साइड हो गए, और फिर अगर मोदी जी बहुमत हासिल नहीं कर पाए तो इनकी सरकार चली जाएगी ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सरकार है वो अस्थिर सरकार है। कैसी सरकार है? अस्थिर सरकार है। और जैसे हम बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना आपने, प्रधानमंत्री रहे थे। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 13 दिन के लिए रहे थे। कितने दिन के लिए? मात्र 13 दिन के लिए। किसकी बात करें हम? अटल बिहारी वाजपेयी जो पीएम रहे थे पहली बार मात्र 13 दिन के लिए रहे थे। क्यों रहे थे भाई? क्योंकि बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे, इसलिए ये सरकार कैसी हो गई? अनिश्चित अस्थिर हो गई ना। हट गई ना सरकार। फिर हम बात कर सकते हैं, ये विशेषता हो गई आपकी 5 नंबर विशेषता। और 6 की बात करें तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत एवं स्वतंत्र कैसे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इनके बारे में थोड़ा सा लिख लो। पांचवी जो विशेषता हम लोगों ने कल आदि लिखी थी, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था, जो एक तो एकात्मक और दूसरी संघात्मक, तो इसके बारे में हमने लिखा था। और अब आप हेडिंग लगाओ, संसदीय शासन व्यवस्था। फिर न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे स्वतंत्र है और एकात्मक कैसे है। ये हेडिंग लगा दी आपने। अब इसमें लिखो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आधार पर या फिर के संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था है। पहली कौन सी हो जाएगी? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था।
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक इसमें लिखो आप, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था। जिसमें केवल वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसमें केवल वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। जिसमें वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। कैसी कार्यपालिका पाई जाती है? वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। इसके बाद में दूसरी कौन सी होगी? संसदात्मक शासन व्यवस्था। अब इसके बारे में हमें ज़्यादा क्यों चर्चा करनी है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो कहाँ की होगी? यूएसए की। और हमारी शासन व्यवस्था कैसी है भाई? संसदात्मक शासन व्यवस्था। कहाँ से ली गई है? हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। इसलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था, इस व्यवस्था की जननी कौन है? ब्रिटेन है। इस शासन व्यवस्था की जननी ब्रिटेन है। इस शासन व्यवस्था की जननी कौन है? ब्रिटेन। और भारत में ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तथा भारत में ये शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। वहाँ पे एक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका होते हैं एक नाम मात्र की। ठीक है, तो नाम मात्र की में कौन होता है? वहाँ पे सम्राट होता है या महारानी होती है ना। हमारे राष्ट्रपति है, उनके राष्ट्रपति की जगह सम्राट होता है या महारानी होती है ना। लिखो इसको। इसके बाद में इसकी विशेषता पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे भारत के अंदर है और ब्रिटेन से ली गई है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये केवल परिभाषा लिखने की जरूरत थी। ठीक है, इसको लिखो पहले फटाफट। लिख रहे हो ना? चलो लिखो फटाफट।
लिख लिया। अब लिखो संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संसदात्मक शासन व्यवस्था इसमें पहली बात लिखो, इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। इसमें दो प्रकार की पालिका होती है। कौन कौन सी? पहली नाम मात्र की, नाम मात्र की कार्यपालिका। कौन होता है इसमें? फर्स्ट में लिख दो राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? वास्तविक कार्यपालिका। इसमें होता है प्रधानमंत्री, प्लस मंत्रिपरिषद। दूसरी विशेषता इसमें लिखो कि वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य किसके सदस्य होते हैं? व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। समझ में आई ये बात? यानी ये जो है वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये किसके सदस्य होते हैं? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में कौन आता है? संसद। संसद के दोनों सदन की बात करें, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होते हैं। तीसरी बात लिखो, वास्तविक जो कार्यपालिका है वो विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तविक कार्यपालिका किसके प्रति? विधायिका यानी लोकसभा के प्रति। के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। चौथी लिखो, ये एक अस्थिर अनिश्चित सरकार होती है। ये अनिश्चित यह अस्थिर सरकार होती है। सरकार होती है। ठीक है। देखो, संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की बात करें तो दो प्रकार की इसमें कार्यपालिका होती है, एक तो नाम मात्र की, एक वास्तविक। कार्यपालिका जो एक तो नाम मात्र की, उसमें
राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और धरातल पे काम कौन करता है, वो वास्तविक कार्यपालिका के अंदर आता है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये सरकार कैसी होती है, अस्थिर कह सकते हैं या फिर अनिश्चित कह सकते हैं इसको, ठीक है। लिखो, इसके बाद में ये 5वीं हमारी विशेषता चल रही थी ना, संविधान की विशेषताओं। 6 नंबर लगा कि आप नंबर आगे लगाते रहो, सीक्वेंस से मेरे को पता नहीं है। 5 ही चल रही थी ना, हाँ ये 5 ही है, पूरी हो गई। वैसे ये कोई फिक्स संविधान में नहीं है कि ये कौन कौन सी विशेषताएं कहाँ पे है ना। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता लिखो 6 नंबर। छठी विशेषता लिखो, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका भारत में, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। अब एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है, जैसे हम बात करें भारत के अंदर जो न्यायपालिका है उसमें सबसे नीचे की कड़ी की अगर बात करें तो ये क्या है, जैसे ये हम कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय, इससे ऊपर की कड़ी में कौन आता है, उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट। इससे ऊपर में आता है एससी यानी उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। कहने का मतलब एकीकृत कैसे है, अब ये जो तीनों है ना मिलाकर के एक इंटीग्रेटेड बनता है। इसकी संरचना कैसे बनती है, ये एकीकृत है, ये कैसे है, इंटीग्रेटेड है, यानी ये तीनों की संरचना जो एक साथ है, इसका विभाजन नहीं किया गया। मानो कि कोई अधीनस्थ न्यायालय का कोई मामला है, इसको हम यहाँ पे अगर सुनवाई नहीं हो, हम कह सकते हैं अधीनस्थ मामले न्यायालय का जो मामला है वो कहाँ उठा सकते हैं, हम कहाँ चुनौती दे सकते हैं, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय का मामले को क्या चुनौती दे सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। इसलिए क्या है कि ये एक तरह से है जो कि मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो भारत के अंदर न्यायपालिका की अगर बात करें तो एकीकृत एवं स्वतंत्र है। तो यहां तक समझ में आ गया एकीकृत है। अब स्वतंत्र कैसे है भाई, ये बात करते हैं यहाँ पे। एकीकृत का समझ में आ गया कि भाई ये तीनों मिले, ऐसे नहीं है कि भाई जो अधीनस्थ न्यायालय का जो कोई मामला है इसको हम केवल अधीनस्थ मामले न्यायालय में ही सुलझाए, हम हाईकोर्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर यहाँ का कोई मामला है उसको भी हम जो कि सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो ये हो गया एकीकृत, ठीक है। और इसका जो विभाजन किया गया है वो न्यायिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं किया गया। न्यायिक से मतलब इन तीनों को एक साथ हम काम में ले सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो गया,
न्यायिक दृष्टि से है जो कि इसका विभाजन बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक है, न्यायिक दृष्टि से विभाजन नहीं, बल्कि कैसे किया गया है दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से इसका विभाजन किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से विभाजन किया गया है। देखो अब कैसे किया गया, न्यायिक दृष्टि से विभाजन इसका नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि न्याय अगर यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें उसको हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं, तो विभाजन नहीं माना। ठीक है, तो न्याय मतलब न्यायिक दृष्टि से इसका विभाजन नहीं किया गया है। फिर बात कर सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक मतलब हम कह सकते हैं क्षेत्र के आधार पे। जैसे कोई मानो राजस्थान के किसी क्षेत्र का कोई मामला है, मानो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यानी आपके अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई मामला है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, उस मामले को हम कहाँ चुनौती दे सकते हैं, राजस्थान की हाई कोर्ट में। कहाँ दे सकते हैं, राजस्थान की हाई कोर्ट में। क्या राजस्थान के किसी क्षेत्र यानी अधीनस्थ न्यायालय का कोई मामला है, केरल के हाई कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए क्या हो गया, भौगोलिक दृष्टि से विभाजन हो गया, न्यायिक दृष्टि से कोई विभाजन नहीं किया गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? भौगोलिक दृष्टि से मतलब जैसे कि तमिलनाडु का कोई मामला, हरियाणा का कोई मामला है, उसको राजस्थान के हाईकोर्ट में नहीं ले जा सकते, यानी अधीनस्थ न्यायालय का कोई मामला है तो। ठीक है, और उस किसी राज्य का है तो उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ले जा सकते हैं। लेकिन मानो कि कोई नीचे से नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय का मामला है उसको उसी राज्य के हाईकोर्ट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से राज्य के आधार पर विभाजन है, इसको दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में नहीं ले जा सकते। राजस्थान की मानो कि कोई हाईकोर्ट का ही मामला है, बोला कि दूसरे हाईकोर्ट में ले जाते, ऐसे नहीं हो सकता। तो भौगोलिक दृष्टि से इस के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो कैसा न्यायालय हो गया, एकीकृत न्यायालय हो गया ये। अब बात आती है स्वतंत्र की। स्वतंत्र कैसे, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र किस प्रकार से, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की जो विशेषता ये है कि जो न्यायाधीश है, भारत की न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट जो है, उसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो किन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। एक बार समझना बात को। देखो न्यायपालिका के अंदर, न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किन के द्वारा की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से क्या मतलब कैसे करता है, राष्ट्रपति करता है, बल्कि निर्धारित कौन करता है कि भाई किसको न्यायाधीश बनाना है, किसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है, किसको अन्य न्यायाधीश बनाना है। तो उसके लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है, एक प्रणाली बनाई गई है। ठीक है, इसके लिए क्या है, नियुक्ति के लिए एक प्रणाली तैयार की जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक 5 न्यायालयों की, 5 न्यायाधीशों की, कितने न्यायाधीश होते हैं उस प्रणाली में, 5 न्यायाधीशों की एक समूह कह सकते हैं, एक प्रणाली तैयार की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश। इस प्रणाली को क्या कहते हैं, 5 न्यायाधीश, इस 5 जो न्यायाधीशों के एक समूह बनाया जाता है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कॉलेजियम प्रणाली। समझ में आया यहाँ तक? यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बल्कि कौन उनको निर्धारित करता है कि किन को बनाना है, तो उसको हम कह सकते हैं निर्धारित करने वाली जो प्रणाली बनाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वो तय करते हैं कि इस व्यक्ति को है जो कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनाना है। फिर उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कर सकता है? राष्ट्रपति इनकी हम कह सकते हैं आज्ञा से करेगा और ये परामर्श से बाध्यकारी है। ये परामर्श करने का मतलब सारा काम ही यही करेंगे, मतलब ये तो केवल एक तरह से अनुमति मांगेगा राष्ट्रपति को कि भाई हाँ इनको बढ़ाना है, ठीक है ना। बाकी नाम किसका आता है? राष्ट्रपति का, कि भाई राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। और फिर बात आती है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रवृत्ति, जो प्रकृति की बात करें तो न्यायाधीश को हटा कौन सकता है? देखो आज तक किसी को नहीं हटाया गया, कोई भी न्यायाधीश को हटाने के काम हम कह सकते हैं राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत खाना पड़ता है। न्यायाधीश को आज तक हटाए नहीं गए, कोई नहीं हटा सका। और इसके लिए संसद के दोनों सदनों से, मानो कि ऐसा कोई केस आ भी जाए कि किसी न्यायाधीश को हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, कैसे हटाएंगे? हटाने के लिए संसद के जो दोनों सदन है पहले क्या करेगा, कोई विधेयक जो हम कह सकते हैं प्रस्ताव जो पारित करना होगा लोकसभा से, फिर इसके बाद में है जो कि राज्यसभा से। फिर बात आती है कि एक 3 न्यायाधीशों की जो पीठ होती है, यानी उसमें भी एक प्रणाली बनाई जाती है, ठीक है। ये जो प्रस्ताव लेकर के आता है, पहले कोई हटाना है मान लो किसी न्यायाधीश को, पहले प्रस्ताव पारित होता है लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर जाता है ये एक उसमें भी न्यायाधीश होती है, 3 सदस्य एक समिति होती है और उसकी अनुशंसा आवश्यक होती है, ठीक है। पहले यहाँ पारित होकर के आ गया दोनों में, फिर आते हैं एक 3 सदस्य समिति होती है। कैसी? 3 सदस्य समिति। इन 3 सदस्य जो कौन होते हैं? ये भी न्यायाधीश होते हैं। अब अगर यहाँ पे दोनों में किसी न्यायाधीश को अगर कोई हटाने की बात कर रहा है, कोई हटा रहा है, तो दोनों जगह से अगर पारित होके आ गया ये खारिज कर देंगे, ये भी न्यायाधीश है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति उसको हटाएगा। ये इतनी बड़ी शर्त है, इसलिए आज तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया। इसलिए क्या है बताओ, ये स्वतंत्र है। देखो बात हटाने की आई तो कहां से लेकर के कहां आके वापस इन्हीं के पास में आ गई। अब ये परमिशन नहीं देके तो कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। तो ये स्वतंत्र है, ये नहीं है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। अब कैसे स्वतंत्र? अब मेरी बात सुनो कि भारत की जो संसद है वो बड़े से बड़ा काम कर सकती है, बड़े से बड़ा कानून बना सकती है, ठीक है। विधि बना करके बड़े से बड़ा जो विधेयक पारित करके उसमें कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून को एक झटके में न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। उस कानून को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। एक बार एक हुआ था कुछ ऐसा कि एक विधेयक पारित किया गया, वो सब जगह से पारित हो गया और उसके बाद में न्यायपालिका के पास गया कि भाई जो न्यायाधीश है, न्यायपालिका के जो हम कह सकते हैं न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम प्रणाली से नहीं होकर के हम एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जिसमें संसद के लोग होंगे, जिसमें मानो कि संसद के दोनों सदन में से हम कहें एक गृह मंत्री होगा, एक वित्त मंत्री होगा, ऐसे करके उसमें कुछ एक सदस्य टीम होगी, वो करेगी। तो अब इनको लगा कि भाई जब संसद किसी न्यायपालिका की मानो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है तो फिर वो क्या हो गया, एक तरह से वो ये इनकी स्वतंत्रता हट जाती है। तो इन्होंने कहा भाई जैसे ये विधेयक पारित होके यहाँ आया और इन्होंने फटाक से असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब चलने नहीं दी उनकी बात, इसलिए क्या ये स्वतंत्र है। अब इन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब ये इन्होंने कहा था कि जो टीम है वो पूरी इन्हीं की होगी, तो ये अपने हिसाब से किसी न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। यानी लोकसभा के, यानी हम बात कर सकते हैं संसद के सदस्यों में से है कोई 5 व्यक्ति, जैसे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो भी है, उनके द्वारा है जो कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, तो वो अपने हिसाब से करेगी। तो फिर हम कह सकते हैं न्याय किसी को अच्छे से मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए न्यायपालिका ने है जो कि उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और अब हम कह सकते हैं जो न्यायपालिका का जो न्यायाधीश होता है उनकी जो नियुक्ति
कॉलेजियम प्रणाली से होती है वैसे ही होती है, और उसकी नियुक्तिकर्ता कौन है? न्यायाधीश करता है। न्यायाधीश करता है तो वो कोई गलत थोड़ी कर सकता है ना, इसलिए सरकार की बात इसमें नहीं रही। हाँ, ये जरूर है कि संसद सबसे बड़े से बड़ा काम कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका ये भी उससे सर्वोच्च एक तरह से। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। समझ में आ गया कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? ये भी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार की गई एक 5 न्यायाधीशों की एक, हम कह सकते प्रणाली होती है, समिति होती है, या फिर एक संगठन होता है। ठीक है, उनके द्वारा है जो कि इनकी नियुक्ति की जाती है। हेडिंग लगाओ आप। समझ में आ गया स्वतंत्र कैसे हैं और एकीकृत कैसे हैं? पहले लिखो एक लाइन कि भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें शक्तियों का विभाजन न्यायिक दृष्टि से न होकर के भौगोलिक दृष्टि से किया गया है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका विभाजन न्यायिक दृष्टि से न करके कैसे किया गया है? भौगोलिक दृष्टि से किया गया है। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर किया गया है। समझ में आया यहाँ तक? अब बनाओ एक, इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? एकीकृत न्यायालय है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक संरचना भी बना लो आप, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। लिखो इसको। उसके बाद में सातवीं
विशेषता लिखेंगे। बना लिया? अब लिखो 7 नंबर लगा के। कि न्यायपालिका, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं। पहली विशेषता इसमें लिखो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम की सिफारिश से की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कई जगह कॉलेजियम कहते हैं और मैंने देखा है कॉलेजियम, कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर। सिफारिश पर सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है। इसके बाद में दूसरी लाइन लिखो कि न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तथा इसके लिए संसद के दोनों सदनों से संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत पारित होने के बाद विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव, देखो से पारित प्रस्ताव किसके पास जाता है? 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा आवश्यक है।
प्रस्ताव होगा और इस पर 3 सदस्य समिति की अनुशंसा आवश्यक है। इसलिए न्यायपालिका सर्वोच्च है। हमारे तो यहाँ संसद भी सर्वोच्च है, न्यायपालिका भी सर्वोच्च है, दोनों का समन्वय है। ठीक है, दोनों मिलकर के काम करती है एक तरह से। लिख लिया। अब तीसरा बिंदु लिखो इसमें, ये दूसरा था। तीसरा बिंदु ये लिखो कि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के जो हम कह सकते हैं ये कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। लेकिन एक केस है इसमें कि अगर वित्तीय आपातकाल है तो उसमें किए जा सकते हैं कम। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, वित्तीय आपातकाल में कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल अगर होता है उनको छोड़ करके इनके जो वेतन भत्तों को कम नहीं कर सकते वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। लिखो इसको। फिर कॉलेजियम प्रणाली के बारे में लिख लो एक लाइन की, कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, कौन इसमें काम करता है, किस प्रकार से काम करते हैं ना। एक तो ये कॉलेजियम प्रणाली जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में काम करती है और ट्रांसफर में भी काम करती है, स्थानांतरण करने में भी न्यायाधीशों के लिए काम करती है। इसकी अनुशंसा चाहिए। लिखो, लिख लिया। अब लिखो कॉलेजियम प्रणाली। क्या होती है कॉलेजियम प्रणाली? क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनाई गई 5 वरिष्ठतम जजों की प्रणाली होती है। लिखो इसमें।
कितने जज होते हैं? 5 वरिष्ठतम जज। पांच वरिष्ठ हम कह सकते हैं जजों की प्रणाली होती है। जिसे क्या कहा जाता है? कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, और इसमें लिखो काम क्या होता है भाई इसका? इसका कार्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण का होता है। इसका कार्य एक तो होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण का काम होता है। ठीक है, सात लिख दिया। 8वीं विशेषता लिखो आप, संसदीय संप्रभुता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। अब संसद के साथ में जो न्यायालय है ये समन्वय कैसे स्थापित करता है? दोनों मिलकर के कैसे काम करते हैं? लिखो 8 नंबर। क्या 8वीं विशेषता है? संसदीय संप्रभुता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। संसदीय संप्रभुता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। ठीक है, पहले तो इसमें लिखो संसदीय संप्रभुता क्या होती है? संसद की संप्रभुता कैसी है? क्योंकि संसद जो है वो संविधान में बड़े से बड़ा हम कह सकते हैं संशोधन कर सकती है और इसको अधिनियम भी बना सकती है ना। और न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च कैसे है? वो इस प्रकार से है कि संसद के द्वारा जो संशोधन किया गया है उसको ये असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये इसके पास में पावर है। पहले लिखो संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता संसद संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन करके
करके अधिनियम बना सकती है। ठीक है, और अब लिखो न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता इसमें लिखो आप न्यायपालिका संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायपालिका संसद द्वारा किए गए संशोधन को क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्योंकि संविधान का आधार कौन माना जाता है? न्यायपालिका। तो ये संविधान का आधारभूत ढांचा कहलाता है। समझ में आ गया ना? न्यायपालिका संसद द्वारा किए गए संशोधन, कौन सा संशोधन? जो बड़े से बड़ा संशोधन उसने किया है, उसको फटाक से असंवैधानिक घोषित कर सकती है। फिर वो एक विधि के रूप में रहता है, वो विधेयक नहीं बन सकता, कभी अधिनियम नहीं बन सकता। अब बात करें तो विश्व के अंदर देखो, इन दोनों के अंदर देखो, संसद और न्यायपालिका, इनमें हमारे यहाँ पे सर्वोच्चता किसी को नहीं दी गई है। इसके पास में ऐसी शक्ति है कि ये बड़े से बड़ा संशोधन कर सकता है अपने आप में, इसके पास में ये शक्ति है कि ये उसके संशोधन को मिटा सकता है। ठीक है, फिर बात आती है विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली संसद जो है वो कहाँ की है? ब्रिटेन की। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका की। और भारत की बात करें तो इन दोनों के अंदर समन्वय स्थापित है, मिल करके एक में से हम कह सकते हैं तालमेल बिठा के इसे काम करते हैं। ठीक है, चलो लिखो, इसमें एक लाइन लिख लो, नोट करके लिखो तो लिख दो, विश्व में सबसे शक्तिशाली संसद ब्रिटेन की है। वो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका वहाँ की जैसे मतलब भारत के अंदर दोनों का समन्वय है। जैसे संसद ने कोई बड़े से बड़ा काम किया, कोई संशोधन किया, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कौन इस पे है जो कि हस्तक्षेप करता है? न्यायपालिका। ये उस काम को अगर वो देखो, बात इसमें ये आती है कि जैसे संसद ने कोई काम किया, ठीक है, और फिर हम बात कर सकते हैं न्यायपालिका इसको असंवैधानिक घोषित क्यों करती है? क्योंकि अगर ये संविधान से हम कह सकते हैं संवैधानिक ढांचे को अगर बरकरार रख रहा है तो हम कह सकते हैं इसको ये लागू रहने देता है। लेकिन अगर संविधान को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, ये उसके खिलाफ है, तो ये इसको हम कह सकते हैं असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके संसद है जो कि क्या सिस्टम लेकर के आए थे कि उसमें एक ऐसी प्रणाली होगी जिसमें संसद के सदस्य होंगे। तो इसको है जो कि न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो सरकार है, संसद में जो लोग आते हैं,
ये अपने हिसाब से फिर न्यायाधीश को चुनेंगे और उससे है जो कि हमारे संविधान पे आंच आ सकती है। ठीक है, इस हिसाब से ये सर्वोच्च मान सकते हैं इसको। बाकी विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली संसद की बात करें तो वो ब्रिटेन की है। न्यायपालिका कहाँ की? यूएसए की है जो कि सर्वोच्च है। अब ब्रिटेन की जो शक्तिशाली कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी काम ये कर सकते हैं, सिर्फ पुरुष को महिला नहीं बना सकते, बाकी कुछ भी काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसमें लिखो विश्व में सबसे शक्तिशाली संसद, शक्तिशाली संसद ब्रिटेन की है। तथा न्यायपालिका तथा सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका शक्तिशाली न्यायपालिका कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका अमेरिका की है तथा भारत में इन दोनों का समन्वय है। जबकि भारत में इन दोनों का क्या है? समन्वय है। समन्वय से होता है क्या? ठीक है, ऐसे होना। कितने? 8 हो गई ना। इसके बाद में 9 नंबर लिखो आप, कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। भारत का संविधान है जो कठोरता के साथ में लचीला भी कैसे है? क्या विशेषता है? 9 नंबर की लिखो, कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। भारत का संविधान कठोर कैसे है, लचीला कैसे है? दोनों है क्या? जैसे हम बात करें तो संविधान संशोधन के आधार पर संविधान के 2 प्रकार है। ठीक है, एक तो कठोर संविधान, दूसरा लचीला। संविधान संशोधन के आधार पर संविधान के 2 प्रकार। संविधान संशोधन के आधार पर संविधान के 2 प्रकार। पहला कठोर संविधान। ठीक है, अब इसमें लिखो आप, कठोर संविधान के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसा संविधान जिसमें साधारण कानून जो होता है उसका निर्माण और संविधान संशोधन ये किसी अलग अलग विधियों से किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें तो अमेरिका का संविधान है जो कठोर संविधान है। कहाँ का? अमेरिका का।
तो इसमें परिभाषा लिखो कि ऐसा संविधान जिसमें साधारण कानून निर्माण व संविधान संशोधन भिन्न विधियों से किए जाते हो। ऐसा संविधान जिसमें साधारण कानून निर्माण व संविधान संशोधन भिन्न विधियों से किए जाए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लिखो अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान दूसरी बात करेंगे लचीला संविधान। ऐसा संविधान जिसमें विधि का निर्माण और संविधान संशोधन एक ही प्रक्रिया से हो। अलग अलग से अगर होता है तो वो कठोर संविधान होता है, अगर एक माध्यम से होता है तो वो हम कह सकते हैं लचीला संविधान माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान जो है कि एक लचीला संविधान है। अब लिखो परिभाषा लचीला संविधान। ऐसा संविधान जिसमें संविधान निर्माण व संविधान संशोधन, संविधान विधि का निर्माण मानो ऐसा संविधान जिसमें विधि निर्माण व संविधान संशोधन एक ही प्रक्रिया से हो, एक ही प्रक्रिया से हो। ठीक है, वो संविधान कैसा कहलाता है? लचीला संविधान कहलाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान जो है उसमें संशोधन की विधियां किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे या भी पढ़ना है? चलो बाकी ये यहाँ तक लिखो, इसको बाद में है जो कि बाकी कल पढ़ते हैं। और इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।